नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री। और आज देश की बात में बीएसपी से निकाले गए भारी भरकम नेता नसीमुद्दीन की करेंगे, उनके सनसनीखेज आरोपों की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद मायावती से बातचीत के कथित ऑडियो टेप में छिपे कौन कौन से राज हैं उसे भी जानेंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। और इन तमाम राज के बाद मायावती की बात भी आपके सामने रखेंगे और आपको हम बताएंगे कि साख के संकट से जूझ रही है बीएसपी और आम आदमी पार्टी और इसका क्या हाल है, ये सब कुछ आपके सामने, पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। और ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब तक चुप क्यों रहे, जब इतना भ्रष्टाचार था, जब इतना ज़्यादा गलत चीज़ें वहाँ हो रही थीं, तो अब तक उन्होंने ज़बान क्यों नहीं खोली। आपकी भी बात करेंगे और आप में भी आए भूकंप की भी चर्चा करेंगे, वो भूकंप जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन भी थमने का नाम नहीं ले रहा, इसका भी हम चर्चा रखेंगे आपके सामने। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिशों की भी बात करेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। कौन हो सकता है विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, ये भी आपको बताएंगे। और कश्मीर सम्मेलन की योजना के पीछे विपक्ष की रणनीति क्या है, ये भी समझाएंगे। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कैसे मनाया जाएगा मोदी फेस्टिवल, उसकी कुछ झलकियां आपके सामने होंगी और पूरी चर्चा भी और वो सारे कार्यक्रमों की जानकारी भी जो इस फेस्टिवल के तहत मनाया जाएगा। ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और चुनौती कितना रंग लाया है, क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उधर यूपी सरकार अपने सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर दंगों के मामले में मुकदमा चलाने को तैयार नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले में चल रही सुनवाई की भी करेंगे बात। दिल्ली में डेंगू के रोकथाम के लिए एनजीटी ने कौन सा नया आदेश दिया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बताएंगे आपको कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से क्यों घबरा गया है चीन, और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल की जांच कर रहे एफबीआई चीफ कोमी को हटाकर कैसे फंस गए हैं ट्रंप। मनोरंजन की दुनिया में बताएंगे कि चीन में फिल्म दंगल ने कितनी कमाई की है और ये कमाई कैसे बढ़ती जा रही है, और ये पहली बार है कि कोई हिंदी फिल्म इतनी ज़्यादा कमाई कर चुका है चीन में, वो भी, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम बात इतिहास की करेंगे और उर्दू शायरी के एक बेहद नायाब हीरे की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और आज की सबसे बड़ी खबर शाम को आई। जी हां, बीएसपी से बुधवार को निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज पूरी ताकत के साथ अपनी पुरानी सुप्रीमो मायावती पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव में हार के बाद मायावती ने मुसलमानों को गद्दार कहा था। 29 साल तक बीएसपी में रहे नसीमुद्दीन ने मायावती पर 50 करोड़ रुपए मांगने का भी आरोप लगाया और इसके सबूत में तथाकथित तौर पर एक ऑडियो टेप भी जारी किया। पार्टी से निकाले जाने तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के खासम खास थे, यहाँ तक कि वो मायावती के घर में ही रहा करते थे और ये कहा जाता था कि सबसे विश्वसनीय यदि कोई है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। लेकिन अब वह मायावती की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सवाल यहाँ यह भी है कि अब तक चुप क्यों रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव में किसी राजनीतिक दल को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तब तब उस राजनीतिक दल के सिपह सालारों पर गाज गिरती है। लेकिन गाज गिरने के बाद जो विद्रोह का बिगुल फूका जाता है उससे राजनीति में असल हलचल मचती है। और ऐसा ही बिगुल फूक दिया है बीएसपी से निष्कासित किए गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जिन्होंने बीएसपी की तरफ से लगाए आरोपों का जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तरकश से एक के बाद एक ऐसे बाड़ों की बरसात की जिसका बीएसपी के नारे जय भीम जय भारत के उद्देश्य पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। सबसे पहले नसीमुद्दीन ने शुरुआत करते हुए माया पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया, उन्हीं मुसलमानों का जिनकी हितैषी बीएसपी खुद को बताती आई है। नसीमुद्दीन ने कहा कि मायावती ने मुसलमानों को गद्दार बोलते हुए उन्हें अपशब्द तक कहा, उन्हें गाली तक बक दी। जैसी उनकी आदत है, इससे पहले भी बोला, मैंने समझाया, पहले जो चुनाव हुए कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी, मैं भी सहमत हो गया, चलो भाई भविष्य में नहीं बोलेंगी। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है।
जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, वार थोड़े और तल्ख होते गए और सिद्दीकी ने बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी और बहन जी के लिए अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा। अब बारी थी उस पर निशाना साधने की जिसका कद नसीमुद्दीन के जाने से काफी हद तक बड़ा है, यानी सतीश चंद्र मिश्रा का। तो बीएसपी के गिरते जनाधार के लिए बहन मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। श्री सतीश चंद्र मिश्रा और उनके दामाद की तलाशी लेना तो दूर रहा, जैसे गाड़ी आती है आपका गेट खुल जाता है और उनकी गाड़ी वहां जाके खड़ी होती है, जहां उस पोर्ट पे जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है। तलाशी हो रही है तो सबकी होना चाहिए, हमारी हो रही है ठीक है, लो आप, हम चाहते हैं बिल्कुल लो तलाशी, लेकिन सबकी तलाशी होना चाहिए। आगे और आक्रामक होते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि मायावती किसे मरवाना चाहती थी सब बताऊंगा। मायावती के कई गिरोह हैं, एक अपराधियों का भी गिरोह है और ये गिरोह उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही नसीमुद्दीन ने अपनी और परिवार की जान को खतरा भी बताया। कहने लगी कि इस समय पार्टी को पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने कहा बहन जी वो तो हमेशा जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती है। कहने लगी नहीं भाई आपको इंतजाम करना है। मैंने कहा बताइए, मैंने जो हो सका है, मैंने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, आपने जो कहा मैंने जी बहन जी के अलावा कुछ कहा ही नहीं। बताइए, बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऑडियो टेप भी जारी किए गए जिनमें से एक में माया 50 करोड़ की मांग करती हुई भी सुनी जा सकती हैं। आपने उधर टिकट दिलवाया था मेरे ख्याल। ठीक बहन जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है। लोनी जी बहन जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा, जलालुद्दीन। हाँ जी बहन जी, उससे बात तो हुई थी है नहीं, और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेवारी पे दिलवाई थी उनको किताबें। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। वहीं शाम होते होते बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इस आरोप प्रत्यारोप के अखाड़े में कूद गई और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस चल रही थी, मैंने पूरी बात को सुना है। जो टेप में आप लोगों ने सुना है वो कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि बीच में उसको काट छाट किया है। टेपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, पर यहाँ एक सवाल पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि गलत सहना भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो फिर आखिर अभी तक नसीमुद्दीन क्यों इतना सब कुछ सहते रहे? क्या नसीमुद्दीन इंतजार कर रहे थे कि पार्टी से निकाले जाने के बाद ही इस गलती का बोध होगा, या फिर अभी तक महत्वपूर्ण पद के आनंद लिए जा रहे थे? जब इतने वक्त से बीएसपी काशीराम के आदर्शों से भटक गई थी तो ये आवाज पहले मुखर क्यों नहीं हुई? खैर, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार पलटवार में मायावती अब कौन से शस्त्रों का सहारा लेंगी। हिमांशु दीक्षित, एपीएन। उधर पार्टी में आपसी जंग के बाद बात सीमा पार की लड़ाई की करते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलीबारी की है, जिसमें एक महिला की मौत होने की खबर है। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का माकूल जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान रह रहकर अभी भी फायरिंग कर रहा है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए तो कई पोस्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। इतना फायरिंग हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, कहीं छुपने की जगह नहीं थी हमारे पास। ऐसे मकान के अंदर छुपे रहे रात को। 3000 जो है गोला यहाँ पर पड़ा है जंगड़ के और सरिया के एरिया में। और ये जो स्कूल है, मिडिल स्कूल जंगड़, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ की तो पूरी खस्ता हालत हो गई। अगर बच्चे होते तो एक एक घर में, क्या पूरे जंगड़ में ही आज रोना जो है पड़ जाता था। अप्रैल के महीने से
अब तक पाकिस्तान ने 6 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। फायरिंग की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। इससे सीमा के पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। पिछले दिनों भी पाकिस्तान ने इन्हीं इलाकों में गोलीबारी की थी, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में एंटी टैंक मिसाइलों से पाकिस्तान की 7 पोस्ट तबाह कर दी थी। तो अभी समय आ गया कि पाकिस्तान को ये कार्रवाइयां जो हैं और ये मिसचिफ जो है बिल्कुल बंद करें। इसी प्रकार पाकिस्तान के जो बाकी नेबर्स हैं, ईरान ने भी साफ तौर पे चेतावनी दे दी है, अफगानिस्तान ने भी चेतावनी दी है। सबक सिखाने का समय आ चुका है। सेना तैनात है, काम कर रही है, सपोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी काम करते हैं। सरकार बहुत जल्दी निर्णय ले लेगी इसमें क्या एक्शन लेना है। उसके मुजोरी और सीज फायर की जो वृत्ति है ये समाप्त करने के लिए हम अब आगे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी हिंसा, सीज फायर उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में छात्रों की बढ़ती संख्या से पैदा हुए हालात के बीच केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। बैठक में राज्य के आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य में हालात सामान्य बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की रणनीति, हवाला नेटवर्क पर रोक लगाने समेत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर जिस दिन आतंकियों ने सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की गोली मारकर हत्या की थी, उसी दिन घाटी में 3000 से भी ज्यादा कश्मीरी युवा पुलिस भर्ती में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस विभाग के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिलों में बुधवार को भर्ती के दौरान सैकड़ों युवा लड़के और लड़कियां शामिल हुए। युवाओं की तादाद को देखते हुए इसे जबरदस्त रिस्पांस माना जा रहा है। पुलिस विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक अनंतनाग और बांदीपोरा में भर्ती जारी रहेगी। और कश्मीर लेकिन जिस तरह से एक समस्या सा बनता जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष भी अब सजग हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी को अलग थलग करने की विपक्ष की पहल के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की पहल पर दिल्ली में इसी माह कश्मीर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इस सम्मेलन में बीजेपी समेत सभी पार्टियों और विचारधारा के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने इस सम्मेलन पर ऐतराज जताया है। बीजेपी ने कहा है कि अलगाववादियों से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर में हिंसा की ताजी लहर ने पूरे देश को असहज कर दिया है। केंद्र सरकार जहां हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष ने भी कश्मीर समस्या के हल के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पहल बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा और जेडीयू नेता शरद यादव कर रहे हैं। दोनों ही पहले मोदी सरकार की तरफ से अलगाववादी नेताओं से बात करने जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बातचीत तो क्या, मिलने से भी इनकार कर दिया था। नहीं, पूरे देश के लोग चिंतित हैं, छोड़ करके बीजेपी को। वो सारे जो चिंतित लोग हैं उनको सबको, और सब लोगों ने हमसे बातचीत की है, हमने सबसे बातचीत की है। इन दोनों ने एक बार फिर नए सिरे से प्रयास शुरू किया है। शरद यादव ने इस सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से करीब 3 बार मुलाकात की है। मनमोहन सिंह कांग्रेस की जम्मू कश्मीर सेल के प्रमुख भी हैं। इस इकाई में कश्मीर के राज परिवार के सदस्य करण सिंह और पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कारा, रिजन जोरा और श्याम लाल शर्मा शामिल हैं। पार्टी से इस मामले में सहमति के लिए मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बात करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं वाम दल भी इस पहल के साथ है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि ये घाटी में शांति बहाली के लिए सर्वदलीय प्रयास है। बाकी हमारे राजनीतिक पार्टियां और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कश्मीर सवाल पर, उन सबको मिलकर सलाह मशवरा करके एक नतीजे पे पहुंचेंगे। वहीं इस मुहिम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का भी समर्थन मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में पीएम मोदी से भी बात की थी। उन्होंने पीएम को कहा था कि कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है और उनकी समस्याओं को समझे बगैर कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सकता। हालांकि इस पहल में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा भी शामिल हैं, लेकिन बीजेपी इस कोशिश को मोदी सरकार को अलग थलग करने की साजिश के तौर पर देख रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अलगाववादियों से बातचीत किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। स्वामी ने कहा कि अगर इस मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिरकत करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जाहिर है कि मोदी सरकार कश्मीर मामले में किसी भी कीमत पर विपक्ष का दखल नहीं चाहती है।
और अपने ही अंदाज में निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार और विपक्ष की इस खींचतान में कश्मीर की आवाम भी पिस रही है। वो पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादियों का दबाव झेल रही है। ऐसे में वो केंद्र सरकार से सहानुभूति रवैये की उम्मीद में है। अमित यादव, APN। लेकिन एक और मसला है जिस पर विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, वो है राष्ट्रपति चुनाव का मसला, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी होने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के पूर्व सचिव और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी से भी उम्मीदवारी को लेकर राय मशवरा किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी अस्पताल से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर इस सिलसिले में सलाह मशवरा किया। वहीं मोदी सरकार अपने प्रत्याशी के मामले में अभी तक कोई पत्ते नहीं खोल रही है, जिसको लेकर विपक्ष अभी तक संशय की स्थिति में है और ऐसे में विपक्ष लगातार उस विकल्प को तलाश रहा है जिसपे वो अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी अलग से शुरू करे। सवाल सिर्फ अपनी पसंद के राष्ट्रपति का ही नहीं है, विपक्ष के लिए वजूद की लड़ाई का सवाल भी है। जिस तेजी से मोदी के नाम पर बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देश भर में तेजी से विजय पताका लहराता दौड़ रहा है, उससे साफ है कि मोदी किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी के राज का लक्ष्य पूरा कर देंगे। विपक्ष के सामने अगले आम चुनाव तो दूर, आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा हो रहा है। इसीलिए असली कोशिश तो विपक्षी एकता की हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव इसी विपक्षी एकता की पहली परीक्षा होनी है। पीएम मोदी और बीजेपी की दुर्विसंधियों की वजह से हर विपक्षी दल की दुम कहीं न कहीं सरकार ने दबा रखी है। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की पहल पर ही विपक्ष एकता की समीकरण तलाश रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी ने इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात भी की। समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस की नेता मीरा कुमार और गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से होने की वजह से मीरा कुमार की दावेदारी विपक्ष को बहुत रास नहीं आ रही है। वहीं गोपाल कृष्ण गांधी ममता बनर्जी के सीएम रहते 2004 से 2009 के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्हें ममता बनर्जी की पसंद बताया जा रहा है। गोपाल गांधी का कहना है कि उनसे बहुत शुरुआती दौर की बात हुई है और वो खुद को इस पद के काबिल नहीं समझते। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गोपाल गांधी की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू नेता शरद यादव और सीपीआई के एस सुधाकर रेड्डी और डी राजा के साथ बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले मधुलिमा की जयंती पर भी 9 पार्टियों ने विपक्ष की एकजुटता आह्वान किया और इसे वक्त की जरूरत बताई। डीएमके के प्रमुख के जन्मदिन पर 3 जून को चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम को विपक्षी एकता का मंच बनाया जाएगा। डीएमके नेता कनिमोई ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से हाल ही में मुलाकात का निमंत्रण दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन शांत नहीं बैठा हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का साथ देने का ऐलान कर दिया है। वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने भी एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया था। तमिलनाडु में भी इस चुनाव के लिए लामबंदी तेज होती दिख रही है। एआईएडीएमके के दोनों घटक दल पीएम मोदी से अच्छे रिश्तों की वजह से एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि राष्ट्रपति पद के बहाने विपक्षी एकता की मजबूती का इम्तिहान होगा। अंशुमन त्रिपाठी, APN। उधर लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के केंद्र में 3 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने 3 साल का उत्सव मनाने के लिए सभी मंत्रियों, पार्टी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिए हैं। सरकार का प्रमुख एजेंडा अपनी कामयाबियों को गिनवाना और आगे आने वाले समय में किए गए कामों की जानकारी देना होगा। इसके साथ साथ तमाम सांसद, तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि मोदी सरकार ने कितना कुछ अच्छा काम किया है और आम नागरिकों को इससे कितना फ़ायदा हुआ है। और इन सब के बीच नोटबंदी को भी वो उठाएंगे और ये समझाने की लोगों को कोशिश करेंगे कि नोटबंदी से किस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। मोदी सरकार और बीजेपी 26 मई से 15 जून तक मोदी सरकार के 3 साल का उत्सव मनाएगी। देश के 900 शहरों में ये उत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी देश के 5 शहरों में जाएंगे। शुरुआत गुवाहाटी से करेंगे। मोदी बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, जयपुर और कोटा में से 4 शहरों में जाएंगे।
न्यू इंडिया अभियान 25 मई से ये अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर देश के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करेंगे। ये उत्सव 20 दिन तक चलेगा। 10 करोड़ संदेश पूरे देश में लोगों तक भेजे जाएंगे। पूरे देश में मोदी फेस्टिवल मनाया जाएगा। इसका आयोजन बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री करेंगे। बीजेपी पदाधिकारी इसमें सहयोग करेंगे। उज्ज्वला योजना सहित दूसरी केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सभी केंद्रीय मंत्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करेंगे। कैबिनेट मंत्री 27 से 28 मई में देश भर में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। गैर राजनीतिक लोगों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी आम आदमी के लिए 2 करोड़ चिट्ठियां लिखेंगे। 15 दिन में 10 करोड़ SMS किए जाएंगे। 500 शहरों में सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम किए जाएंगे। टैगलाइन देश बदल रहा है में अब भारत उभर रहा है की लाइन जोड़ी जा सकती है। हर मंत्रालय अपनी उपलब्धियों की बुकलेट जारी करेगा, जिसका शीर्षक तब और अब यानी UPA वर्सेस NDA होगा। 26 मई की सुबह देश के 400 अखबारों के पहले पेज पर सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन होगा। हर मंत्री 4 शहरों में जाएगा। किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, पिछड़ा सहित 7 वर्गों पर फोकस किया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है और चुनावी राज्यों में फोकस करते हुए 300 मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई जाएगी। टीवी, रेडियो पर 30 और 60 सेकंड के विज्ञापन दिए जाएंगे। सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद इसमें सहभागिता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बीजेपी के बाद अब बात करते हैं आपकी। केजरीवाल आम से कब खास हो गए पता ही नहीं चला। आम आदमी पार्टी का चोला कब बदल गया किसी को परवाह भी नहीं। अब जबकि चुनावी नतीजों में इसकी झलक दिखाई देने लगी है। पार्टी में आपसी खींचतान भी सड़कों तक आ गई है। कोई सड़क किनारे पंडाल लगाकर हक की लड़ाई की बात कर रहा है, तो किसी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही जान का खतरा लग रहा है। क्या कुछ चल रहा है आप में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा को लोकायुक्त ने समन भेजा है। लोकायुक्त ने कपिल मिश्रा से अपना बयान दर्ज करवाने को कहा है। इसके लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। इन सबके बीच आप से निलंबित पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB में अपना बयान दर्ज कराया। कई शिकायतें आ रही हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। मेरी ईमेल पर, फोन पर लोग मिलने के लिए आ रहे हैं जो डिटेल दे रहे हैं। कुछ 2 या 3 मामले बहुत गंभीर लग रहे हैं। रविवार को 11 बजे देश के सामने उन मामलों को रखूंगा। केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर पंजाब से आई। फतेहगढ़ साहिब से सांसद हरजिंदर सिंह खालसा ने अपनी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया। आप नेता ने पंजाब सरकार से सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की। हरजिंदर ने कहा कि उन्हें उन कार्यकर्ताओं से जान का खतरा है जो अरविंद केजरीवाल को अपना हीरो मानते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के अंदर की राजनीति अब खुलकर सामने आ गई है। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव और MCD में मिली करारी हार के बाद पार्टी बैकफुट पर है। गुजरात और राजस्थान में किस्मत आजमाने की जुगाड़ में जुटे केजरीवाल के लिए आपसी गुटबाजी और बगावत मुसीबत बनती जा रही है। रातों रात राष्ट्रीय पार्टी बनने के उसके मिशन को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने अकेले के लिए दिल्ली में ही चौतरफा घिरी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के आदिवासी नेताओं को लेकर विवाद थम नहीं रहे। अब आदिवासी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे पर 4 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। आरोप है कि शिवराज सरकार के मंत्री धुर्वे ने दीनदयाल चलित अस्पताल योजना में फर्जी वाहनों के जरिए सरकारी धन का घोटाला किया है। कांग्रेस ने ओम प्रकाश धुर्वे का इस्तीफा मांगा है। सुरक्षा एजेंसीज ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या को अंजाम देने वाले 6 आतंकियों की पहचान होने का दावा किया। साथ ही उनका दावा है कि इस घटना के बाद कश्मीर में स्थानीय आबादी के बीच हमारे लिए समर्थन बढ़ा है। हत्या के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ होने का शक है। मुमकिन है कि हत्या में हाल में सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो। फयाज के शरीर पर 2 गोलियों के जख्म हैं। नक्सलियों के BSF पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सुकमा में अप्रैल में हुए हमले के बाद गुरुवार को नक्सलियों ने फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे पोंखाजुर इलाके में BSF के जवानों पर हमला कर दिया। जिला पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी और उसी वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और नक्सली भाग निकले। BCCI की एंटी करप्शन टीम और कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने होटल लैंडमार्क में छापा मारकर क्रिकेट सट्टेबाजी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये पिच कंडीशन के आधार पर दांव लगाते थे। इस होटल में पिछले 2 दिनों से इंडियन प्रीमियर लीग की गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीमें रुकी हुई थीं।
उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा करने वालों को जल्द ही रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे इस प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे इसी हफ्ते किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट रेल विकास निगम लिमिटेड को देहरादून और कर्णप्रयाग के जरिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए फाइनल सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब बात करते हैं 3 तलाक के। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर 3 तलाक धर्म का हिस्सा सिद्ध होता है तो वह इस पर कुछ भी नहीं कहेगा। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं, इस पर कोर्ट नजर डालेगा, लेकिन बहुविवाह पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई से पहले ही कोर्ट रूम खचाखच भर गया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच में सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने कहा कि हम देखेंगे कि 3 तलाक धर्म का हिस्सा है या नहीं। अगर ये है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम कोई आदेश नहीं देने जा रहे। दोनों पक्षों को दलीलों के लिए 2-2 दिन मिलेंगे और तीसरे दिन जवाब देने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उन देशों के कानून को भी देखेगा जिसमें 3 तलाक को बैन किया गया है। 3 तलाक को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर ये इस्लाम के मूल में होता तो कई देश इसे बैन न करते। कोर्ट ने कहा कि चुनौती देने वालों को बताना पड़ेगा कि धर्म की स्वतंत्रता के तहत 3 तलाक नहीं आता। वहीं डिफेंड करने वालों को यह बताना पड़ेगा कि यह धर्म का हिस्सा है। एमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में कहा कि 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिशें जरूरी हैं। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक को वैध नहीं माना जा सकता। एक बार में 3 तलाक नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया 3 महीने की होती है। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने भी खुर्शीद का समर्थन किया कि 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार तो कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस पर जस्टिस कुरियन ने कहा कि यह मामला मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। बेंच ने यह भी पूछा कि यह पर्सनल लॉ क्या है, क्या इसका मतलब शरीयत है या कुछ और। जस्टिस नरीमन ने केंद्र से इस मुद्दे पर रुख के बारे में पूछा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता के समर्थन में है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बहुत सारे देश इसे खत्म कर चुके हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम किसी भी तरफ नहीं है, लेकिन सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। सोमवार 15 मई से केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपनी दलीलें देगी। AG मुकुल रोहतगी केंद्र की ओर से बहस करेंगे। ये सुनवाई लगातार 10 दिन तक चलेगी। संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। पीठ ये देखेगी कि क्या ये धर्म का मामला है। अगर ये देखा गया कि ये धर्म का मामला है तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, लेकिन अगर ये धर्म का मामला नहीं निकला तो सुनवाई आगे चलती रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपीयर हुए कपिल सिब्बल ने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये धर्म का मामला है, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कल भी इस मामले में इन पक्षकारों को अपना पक्ष रखना है कि ट्रिपल तलाक का विरोध वो क्यों चाहते हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ विवेक कुमार सिंह, APN, दिल्ली। 3 तलाक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर मामले में एमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद से बात की APN संवाददाता ने। बताएं आज कोर्ट ने क्या बोला? अभी बहस चल रही है। कोर्ट ने समझने का प्रयास किया है कि ट्रिपल तलाक को जो चैलेंज किया है, जो चुनौती दी है, वो चुनौती की आधार क्या है, किस बुनियाद पर दी है, और अगर ये अगर अवैध है तो इसका विकल्प क्या है, और विकल्प लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। अभी इस पे बहस चल रही है। अभी तो 2-3 दिन बहस और चलेगी, आगे बात और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन लग रहा है कि कोर्ट बहुत सहानुभूतिपूर्वक समझने का प्रयास कर रहा है कि औरतों को जो कोर्ट के सामने आई है उनको क्या पीड़ा है और उस पीड़ा को कैसे दूर किया जाता है। एक चीज़ ये कि आप भी आए थे अभी मेंशन के समय, आपने कहा था कि आप कोर्ट असिस्ट करना चाहते हैं। कर रहा हूँ, मेरा बहस कल होगी। आपके कल होगी। ये हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी थे, उनका ये कहना है कि कोर्ट इस बात को समझ रही है कि महिलाओं के साथ जो पीड़ा है उसका निराकरण कैसे हो, सभी उसके पहलुओं पर।
उधर 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और उनका उत्पीड़न बंद हो जाएगा, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की इस मुद्दे पर अलग अलग राय है और एपीएन ने जाननी चाहिए कि आखिर इस पूरे मसले पर विभिन्न धर्म गुरुओं का क्या कहना है और लोगों की क्या राय है। मेरे को इंडियन लॉ और सुप्रीम कोर्ट पर यही भरोसा है कि हम लोग को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बल्कि बोले तो निर्भया केस में जिस तरीके से इंसाफ मिला है, हम लोग को भी वही इंसाफ की उम्मीद है इंडियन लॉ और सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि मेरे शौहर मेरे को व्हाट्सएप पे ट्रिपल तलाक दिए थे, उस मुद्दे को लेके हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करे थे हम लोग। इस ट्रिपल तलाक को लेके जो सुनवाई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पे पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट विक्टिम्स को मिलना। तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फैसला हम लोगों के हक में आएगा। और फिर पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कदम उठा चुका है कि जो कुछ भी थोड़े बहुत मामला अगर ट्रिपल तलाक के मिसयूज के आ रहे हैं तो वो भी ना आए, उस सिलसिले में कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया गया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है और पूरे मुल्क की औरतों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनको मुस्लिम पर्सनल बोल ने इंसाफ नहीं दिया। लिहाजा आज जो सुनवाई शुरू हो रही है, 5 जजों की बेंच है, कोई बेंच के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। बात यूपी सरकार की करते हैं। यूपी सरकार ने कहा है कि 2007 के गोरखपुर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलेगा। यूपी सरकार के गृह विभाग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। आदित्यनाथ पर 2007 में गोरखपुर में हुए दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जनवरी 2007 को गोरखपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को पिछले सप्ताह तलब किया था और गोरखपुर दंगे से जुड़े सभी दस्तावेजों को अदालत में लाने को कहा था। इस मामले में गोरखपुर से सांसद और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोपी हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा और उमेश चंद्र श्रीवास्तव की बेंच ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा था और वो दस्तावेज मांगे थे जिनमें उन व्यक्तियों का नाम है जिनके खिलाफ इस मुकदमे को चलाया जाना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश परवेज परवाज नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी थी। 2007 में गोरखपुर दंगों के मामले में गोरखपुर के कैंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले अदालत ने इस मुकदमे में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने के लिए राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। जनवरी 2007 में गोरखपुर में 2 समुदायों के बीच दंगा हुआ था और इस दंगे में कथित रूप से 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल समेत कई लोगों पर आरोप था कि लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण दिया था, जो इसके बाद ये दंगा भड़का था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एनजीटी ने दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। एनजीटी ने 10 वकीलों को लोकल कमिश्नर बनाया है, जो अगले 10 दिन में 20 मई को एनजीटी के समक्ष पूरी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी की तैयारियों की वास्तविक तस्वीर पेश करेंगे। डेंगू से निपटने के लिए एनजीटी ने दिल्ली में 10 वकीलों को लोकल कमिश्नर बनाया है और दिल्ली पुलिस को इनकी मदद करने का आदेश दिया गया है। इन लोकल कमिश्नर को ये देखना होगा कि डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए सभी विभागों की तैयारी कैसी है, अभी तक तैयारियों में क्या कमियां हैं और किस किस इलाके में मच्छरों के पनपने की स्थिति है जिसको रोकना जरूरी है। एनजीटी ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें कहा गया था कि सिविक एजेंसी डेंगू से निपटने के लिए अभी भी तैयार नहीं है और सिर्फ फॉगिंग से समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। वहीं आज हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभी तक डेंगू और चिकनगुनिया के जो भी मामले दिल्ली के अस्पतालों में सामने आए हैं वो दूसरे राज्यों से दिल्ली आए हुए मरीज हैं, जबकि एमसीडी ने कहा कि वो डेंगू से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन सरकार और सिविक एजेंसी के जवाब से एनजीटी खुश नजर नहीं आए। अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी तो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए 10 लोकल कमिश्नर कोर्ट को पूरी दिल्ली की डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए तैयारियों की वास्तविक तस्वीर पेश करेंगे। एनजीटी किसी भी हाल में राजधानी में दोबारा वैसे हालात नहीं चाहता जैसे पिछले सालों में लोगों को डेंगू चिकनगुनिया के चलते झेलने पड़े हैं। एनजीटी हाल ही में स्वतः संज्ञान लेते हुए डेंगू और चिकनगुनिया को दिल्ली में रोकने की तैयारी पर सुनवाई कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। केंद्र सरकार के ऊपर एयर इंडिया का 451 करोड़ 75 लाख रुपए का बकाया है। ये बकाया देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की VVIP उड़ानों का है। RTI से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और अब आप समझ सकते हैं कि आखिर एयर इंडिया की स्थिति ऐसी क्यों है, ये खबर कैसी है और इसमें कहां-कहां ये हमारे तमाम माननीय गए थे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की ओर से एयर इंडिया को 451 करोड़ 75 लाख रुपए के बकाया बिल का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। सरकारी विमानन कंपनी के इस बकाया बिल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की VVIP उड़ानों के साथ साथ विशेष विमान के लिए दिए जाने वाली सेवाओं का किराया भी शामिल है। ये जानकारी एक RTI के जवाब के जरिए सामने आई है। RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि चार्टर्ड VVIP उड़ानों, विमान के रखरखाव और विदेश मंत्रालय के विदेशों में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए गए मिशन का 31 मार्च 2017 तक 451 करोड़ 75 लाख रुपए का बकाया है। इनमें से कुछ बिल सन 2006 के हैं। ये RTI सेवानिवृत्त कोमोडोर लोकेश बत्रा की ओर से दाखिल की गई थी। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत कुछ अहम सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब देते हुए कहा गया कि नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2014 से 2017 के बीच विभिन्न मंत्रालयों को 31 पत्र लिखे हैं, जिनमें से उनसे एयर इंडिया के बकाये का समय पर भुगतान करने को कहा गया है। सभी से ये अनुरोध किया गया कि एयर इंडिया के बकाये का समय से भुगतान किया जाए। पत्र में VVIP उड़ानों और स्पेशल मिशन के बजट में बदलाव करने को भी कहा गया था। 9 नवंबर 2016 से 10 फरवरी 2017 के दौरान प्रधानमंत्री की अमेरिका, अफ्रीकन देशों, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड की यात्रा का 47 करोड़ 37 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा जून 2008 से मार्च 2017 के बीच उपराष्ट्रपति की 22 यात्राओं का 206 करोड़ 19 लाख रुपए विदेश मंत्रालय पर बकाया है। 2013, 2014, 2015 और 2016 के लिए बोइंग 747-400 जहाज के रखरखाव का 145 करोड़ 63 लाख रुपए भी बकाया है। इराक, माल्टा, केरो के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीयों को निकालने और सितंबर 2005 में कैटरीना तूफान के दौरान अमेरिका को मदद पहुंचाने की सेवाओं का बिल भी मंत्रालय पर बकाया है। विमानन मंत्रालयों से जुड़े अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालयों के रखरखाव कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करने और VVIP उड़ानों के साथ विशेष विमान के लिए बजटीय बदलाव करने को कहा था। हालांकि कभी भी बकाये का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। एयर इंडिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड सेवा हेतु 3 बोइंग 747-400 विमान हर समय तैयार रखती है। एयरलाइंस विदेशों में मुश्किल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के अभियान के साथ ही विशेष मिशन के साथ विदेशी विशेष अतिथियों को भी सेवाएं उपलब्ध कराती है। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। और एक खबर के मुताबिक मोदी सरकार एक नई टोल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। नई नीति के तहत यात्री जितने किलोमीटर सफर करेंगे उतनी ही दूरी के लिए उन्हें टोल टैक्स देना होगा, यानी रोड का इस्तेमाल करने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से अब टैक्स लिया जाएगा। फिलहाल टोल प्लाजा पर एक तय चार्ज आपको देना होता है, लेकिन अब ये पॉलिसी बदल रही है। आंकड़ों के मुताबिक नेशनल हाईवे पर करीब 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बनाया जाता है। टोल कंपनियों की मांग पर हर साल टोल टैक्स बढ़ाया भी जाता है। औसत निकालें तो अभी हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए टोल टैक्स देना होता है। नई पॉलिसी में इसको पूरी तरह से बदलने पर विचार किया जा रहा है। अगस्त में शुरू हो रही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर नई नीति के तहत टोल टैक्स वसूला जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पलवल, गाजियाबाद, कुंडली के बीच बन रहा है, जो करीब 135 किलोमीटर लंबा होगा और यहाँ पर आप यदि गुजरेंगे तो जितने किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर के लिए आपको टैक्स देना होगा। और अब धीरे धीरे मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि तमाम टोल रोड्स पे इसी तरह के टोल टैक्स लिए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलंबो पहुंचकर गंगा रमैया मंदिर में प्रार्थना की। पीएम मोदी यहां बौद्ध कैलेंडर के सबसे खास दिन बेसक यानी बैशाख दिवस पर होने वाले समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने अपने दौरे की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि वो वहां भारत की मदद से बने एक अस्पताल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। पीएम मोदी जाफना भी जाएंगे, जहां वो तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और बौद्ध धर्मगुरुओं से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों के मजबूत
रिश्तों को बताती है। हालांकि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका सरकार के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं होगा और न ही उस पर दस्तखत होंगे। उधर श्रीलंका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने आज दिल्ली में अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दल की अगुवाई डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी कर रही थीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूत करने में अमेरिकी सांसदों का अहम रोल है। नैन्सी पेलोसी अब ओबामा प्रशासन के दौरान यूएस कांग्रेस की स्पीकर भी रह चुकी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में नैन्सी को बड़ा नेता माना जाता है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके कहा कि अमेरिकी सांसदों की तारीफ करनी चाहिए। भारत अमेरिका के रिश्तों में उनके योगदान की सराहना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी सांसदों से दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। उधर रूस ने एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी को पद से हटाए जाने के मामले से हाथ खींचते हुए इस फैसले को अमेरिका का अंदरूनी मामला बताया है। रूस ने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के निदेशक के पद से कोमी को हटाने के फैसले का बचाव किया है। कोमी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की दखल अंदाजी की जांच कर रहे थे और इसी बीच उन्हें हटाया गया है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब अमेरिका में विवाद छिड़ गया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई के मुखिया जेम्स कोमी को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ कांग्रेस में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि दोनों सदनों में रिपब्लिकन का वर्चस्व है, ऐसे में इसका पास होना मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल की जांच कर रहे जेम्स कोमी को हटाए जाने के बाद से अमेरिका में विवाद छिड़ गया। इस मसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में ही विरोध का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप में रूस ने हैकिंग की थी और ट्रंप को चुनाव जिता दिया था। खबरों के मुताबिक रूस के मसले को लेकर के ट्रंप बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, जो इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। एफबीआई चीफ रहते कोमी ने मामले की जांच तेज कर दी थी और ट्रंप को विश्वास में नहीं लिया था। इससे ट्रंप ने खुद के लिए खतरा मानते हुए ये कदम उठाया। इस पूरे विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनको हटाया गया। हालांकि उनकी ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। एफबीआई चीफ जेम्स कोमी को हटाए जाने के बाद सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को तलब किया। उनसे रूसी संबंध से जुड़े दस्तावेज दाखिल करने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। और एशिया की दो महाशक्तियों भारत और चीन के बीच मुकाबले का सिलसिला पुराना है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आमतौर पर चीन यही जाहिर करने की कोशिश करता है कि उसके मुकाबले भारत काफ़ी पीछे है, लेकिन अब उसे पड़ोसी की ताकत का एहसास उसी की मीडिया और वहाँ के थिंक टैंक कहे जाने वाले संस्थान करने लगे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन भारत के अर्थव्यवस्था से डरता हुआ दिख रहा है। भारत की आर्थिक तरक्की से चीन घबरा गया है। चीनी सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन को भारत की आर्थिक तरक्की को गंभीरता से लेना चाहिए। अखबार के मुताबिक चीन को बहुत ज्यादा बेपरवाह नहीं होना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि भारत चीन की नकल करता है। अखबार में छपे लेख में माना गया कि भारत ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है और इस बात से चीन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अब भारत को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अखबार ने इसका एक प्रमुख कारण यहाँ की जनसंख्या से जुड़ी खासियत को बताया। लेख के मुताबिक भारत की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र वालों की है, जिसका उसे फायदा मिलेगा। ग्लोबल टाइम्स में छपा लेख प्राइवेट चीनी थिंक टैंक एनबाउंड की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की गई थी कि भारत अगर चीन की नकल करने का फैसला करता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और चीन को क्या करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारत जानबूझकर दुनिया भर के निवेशकों के सामने एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाता है
तो ये चीन के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसकी वजह है कि भारत में चीन के इकोनॉमिक मॉडल को कॉपी करने का माहौल है और इसकी वजह इसका बड़ा बाजार, सस्ता श्रम और बड़ी आबादी है। इन सभी मोर्चों पर भारत और चीन के हालात एक जैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 11 मई 1784 में दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई थी। 11 मई 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था और 11 मई 1985 में इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड सिटी फुटबॉल मैदान में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई थी और 150 लोग इसमें घायल हो गए थे। 11 मई 1995 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने बिना शर्त के परमाणु अप्रसार संधि का विस्तार करने का फैसला कर लिया था। 11 मई 1998 में आज के ही दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और 11 मई 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंच गई थी और अब ये 125 करोड़ है। और गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी है। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह ने जिन अल्फाजों को आवाज़ दी है वो शाहिद कबीर की कलम से बह निकले हैं। मशहूर कलमकार और कलमानिगार शाहिद कबीर नागपुर में जन्मे पले बढ़े और उर्दू अदब और अली सरदार जाफरी जैसे अदीबों की खिदमत करते रहे। इस अजीम शायर की छोटी बहर की गज़लें बेहद पसंद की जाती रही हैं। उनकी गज़लों को मुन्नी बेगम और जगजीत सिंह ने लेकर चित्रा सिंह, लता मंगेशकर, हरिहरन, राहत फ़तेह अली खान, उदित नारायण और पंकज उधास जैसे तमाम बड़े कलाकारों ने आवाज़ दी है। उनका उपन्यास कच्ची दीवारें और गज़ल संग्रह मिट्टी का मकान, चारों ओर और पहचान बेहद पसंद किए गए हैं। शाहिद कबीर ने कई फिल्मी नगमे भी लिखे हैं। उनकी गज़ल गोई का हुनर देखिए। हर एक हंसी में छुपी है खौफ की उदासी है, समंदरों के तले भी ज़मीन प्यासी है। और ये भी कि कोई शाहिद जब अपने जुर्म का इकरार करता है तो मैं दामन में अपने सर झुकाकर देख लेता हूँ। शोहरत से दूर एक बड़े शायर थे शाहिद कबीर, लेकिन शराफत ऐसी कि कहते हैं किसी अमीर को कोई फ़कीर क्या देगा, गज़ल के सिन्फ को शाहिद कबीर क्या देगा। आज के ही दिन 2001 में उर्दू गज़ल का ये कबीर दुनिया को अलविदा कह गया था। शाहिद कबीर की खूबसूरत यादों के साथ आज के देश की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए APN।